इजी वे में मॉडर्न प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीखने के लिए ज्वाइन आचार्य लोकेश धमीजा, गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस। कॉल। आज हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर हमारा हो गया हाउसेस का। हमने फर्स्ट क्लास में बात किया था कि हमारी कुंडली के मेन 4 पैरामीटर यानी कि प्लैनेट, हाउसेस, नक्षत्र और राशियां, अगर इनके बारे में हमें नॉलेज हो जाए तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। तो पहले हमने प्लैनेट्स करा कि प्लैनेट क्या है, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, मंगल क्या है। एक थ्योरी आपको बताई कि सूर्य कैसे काम करता है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, गुण धर्म क्या है, विशेषता क्या है, चंद्रमा की क्या है। ये सारे के सारे आगे कैलकुलेशन में यूज होने वाले हैं। अब जब भी आप कुंडली देखते हैं तो कुंडली आपको हमेशा एक 12 हाउसेस की नजर आती है और कोई ना कोई प्लैनेट वहां पर बैठा होता है, सिचुएटेड होता है। तो जिन्होंने आज तक कभी भी कुंडली नहीं बनाई है और जिन्होंने बनाई है, दोनों के लिए ईश्वर को ध्यान करके, गणपति को ध्यान करके, गुरुओं को ध्यान करके, माता पिता को ध्यान करके, कुल गुरु को ध्यान करके, जिनको भी आप नमन करते हैं, मानते हैं, सबसे पहले आपको चार्ट बनवाते हैं। पेपर पे आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए। जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो इस लाइन में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, डिवाइन का सपोर्ट चाहिए और ये जो गूढ़ रहस्य हैं इनको समझने में वो आपकी मदद करें। सबसे पहले एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाते हैं। उसके बाद हम डायगोनली कॉर्नर से एक क्रॉस टाइप बना देते हैं। तो ये रेक्टेंगल हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। देखिए, 1 2 3 4, सबका ही 4 पार्ट में डिवाइड हुआ होगा। इसके बाद हम इसके मिड पॉइंट पकड़ते हैं। हर लाइन का मिड पॉइंट मैंने मार्क कर दिए और इनसे भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये बॉक्स तैयार हो गया जिसको होरोस्कोप बोलते हैं, हम कुंडली बोलते हैं। और हमारे सारे प्लैनेट्स यहीं पर आके बैठते हैं, यहीं पर आके सिचुएटेड होते हैं। सूर्य क्या करता है आपने देखा, चंद्रमा क्या करता है आपने देखा, मंगल क्या करता है आपने देखा। लेकिन अब ये जो हाउसेस बने हैं, इन हाउसेस में बैठ के उनके थोड़े रिजल्ट चेंजेस हो जाते हैं। एट्रीब्यूट तो वही रहेंगे लेकिन किसी का रिजल्ट काम धंधे में काम कर रहा होगा, किसी का बीमारी में काम कर रहा होगा, किसी का बच्चे में काम कर रहा होगा। तो ये 12 हाउसेस बन गए हमारे, सबके 12 बने होंगे। जिनके 13 बने हैं या 14 बने हैं उनको विशेष सिद्धि प्राप्त है, उन्हें ज्योतिष करने की जरूरत ही नहीं। ये मैं मार्किंग भी कर रहा हूं। ये जो मैंने मार्किंग करी है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब है कि आपकी कुंडली में भी जहां पर फर्स्ट लिखा हुआ फर्स्ट हाउस है, भगवान राम जी की कुंडली में भी यही फर्स्ट हाउस होएगा, कैटरीना कैफ की कुंडली में भी ये फर्स्ट हाउस होएगा, सलमान खान की कुंडली में भी फर्स्ट हाउस होएगा। माने फिक्स फॉर्मेट है। तो इनका नामकरण करते हैं। ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये सेकंड हाउस हो गया, ये थर्ड हाउस हो गया, फोर्थ हाउस हो गया, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। ये हाउसेस बहुत करामाती है। हमारे जीवन के जो भी प्रश्नों के उत्तर चाहिए वहां पर ये हाउस जो है बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। आप ऐसे समझो कि आपको कोई सामान निकालना है, आपने एक अलमीरा बना रखी है, आपको पता है कि मेन बुक्स मैंने ऊपर रखी हुई है, ये सामान यहाँ रखा हुआ है, ये सामान यहाँ रखा हुआ है, ये सामान यहाँ रखा हुआ है। तो यानी कि जो भी चीज आपको चाहिए वो उस बॉक्स से निकाल लेते हो। ऐसे ये 12 बॉक्सेज हैं।
अब बात करते हैं, एक मकान बना हुआ है, वहां 12 कमरे बने हुए हैं, है ना, ये मकान ही एक बड़ा, और एक बहुत बड़ा बल्ब लगा रखा है हमने जो पूरे 12 कमरों को रोशनी कर रहा है। लेकिन कुछ कमरे ऐसे हैं, 2-3 कमरे जिन पे बहुत अच्छी रोशनी नहीं पड़ रही है। इसका मतलब वहां पर अगर कुछ सामान ढूंढने जाएंगे तो वहां कुछ अंधकार मिलेगा, और जहां पर पूरी रोशनी पड़ रही है वहां पर बहुत उजाला होगा, वहां से कोई भी सामान हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारे जीवन के 12 घर हमारी बॉडी पे भी इंपैक्ट करते हैं, यानी कि सिर के बाल से लेके बिल्कुल पैरों के नाखून तक हमने अपनी बॉडी को 12 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। जिस पार्ट में हमें प्रॉब्लम होगी कुंडली के, उसी हाउस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी, और उसी हाउस के प्लैनेट को ट्रीटमेंट करके हम अपनी बॉडी के पार्ट्स को ठीक कर सकते हैं। दोबारा समझना इस बात को, मैंने हमारी पूरी बॉडी 12 पार्ट में डिवाइडेड है। अभी बताएंगे आपको कैसे डिवाइडेड है। सपोज किसी के पेट में प्रॉब्लम रहती है, ये तो वो बता रहा है कि हमारे मेरे पेट में प्रॉब्लम रहती है। हम कैसे बताएंगे कि आपके कुंडली के अगर 5वें घर में, सबका 5वां घर है, अगर यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा होगा, यानी कि अंधेरा आ रहा होगा, तो आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और अब वो कहते हैं कि मुझे तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और उसको ठीक करना है, तो यानी कि 5वें घर के अंदर मसाला मिलने वाला है सारा का सारा। ऐसी हमारी लाइफ के जितने भी इवेंट है, हमने पढ़ना है, शादी करनी है, बच्चा करना है, लिटिगेशन में जीतना है, प्रॉपर्टी बनानी है, आयु बड़ी करनी है, हेल्थ अच्छा करना है, पैसा कमाना है, एक्सीडेंट ना हो जाए उससे बचाव करना है, कोई लाइफ में हर्डल ना आ जाए उससे बचाव करना है, और अंत में मृत्यु को भी प्राप्त करना है। ये सारे के सारे लाइफ के इवेंट 12 घरों में बंधे। सोचो हाउसेस कितने इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हाउस को लग्न बोला जाता है, सिर्फ लिख सकते हैं, अगली बार समझाएंगे लग्न क्या होता है और लग्नेश क्या होता है, आज हमारा चैप्टर नहीं है। फर्स्ट हाउस को लग्न बोलते हैं। और आज हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये 12 हाउसेस के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। पहला हाउस क्या दे सकता है, क्या ले सकता है, दूसरा हाउस क्या दे सकता है, तीसरा हाउस क्या दे सकता है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे कि इस हाउस में अगर ये वाला प्लेनेट बैठ जाए तो क्या इंपैक्ट करेगा, इस हाउस के अंदर अगर ये वाला प्लेनेट बैठ जाए तो क्या इंपैक्ट करेगा। माने जितने भी आपने प्लैनेट्स पढ़े, वो प्लैनेट अगर उस हाउस में बैठ जाएंगे तो क्या इंपैक्ट करेंगे, सूर्य अगर आ जाएगा तो क्या करेगा। तो ये सेकंड पार्ट में करते हैं, साथ साथ आपको समझाते हैं। और आज फर्स्ट पार्ट में करते हैं कि हमारे हाउसेस कहना क्या चाहते हैं। तो रिलैक्स होकर आप सुनो, नोट्स बाद में आपके पास आ जाएंगे। जैसे आपने प्लैनेट्स समझे थे उसी स्टोरी फॉर्मेट में आपको हाउसेस समझा रहे हैं। आज की क्लास आपके जीवन की सबसे बेहतरीन, सारी क्लासेस बेहतरीन है, सब चैप्टर अलग है, लेकिन ये हाउसेस अब जीवन भर याद होने वाले हैं। और जिनको ग्रामर बहुत स्ट्रांग होता है ना, ये ग्रामर है, वो आंसर्स निकाल लेते हैं। तो मैं आपको प्लैनेट कैसे साथ साथ आते हैं, हाउसेस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूं और वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो हाउसेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट हाउस को हम प्रथम भाव बोलते हैं, लग्न बोलते हैं और तनु भाव बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हिंदी में आपको याद होने चाहिए कि प्रथम भाव करें। आप फर्स्ट हाउस बोलोगे तो भी चलेगा ना, आप सेकंड हाउस बोलोगे तो भी चलेगा, थर्ड हाउस बोलोगे तो भी चलेगा। तो ये हिंदी में उसका नामकरण है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं, तृतीय भाव सहज भाव कहते हैं, चतुर्थ भाव को सुख भाव कहते हैं, पंचम भाव को संतान भाव, छठे भाव को रिपु भाव कहते हैं, सप्तम भाव को कलत्र भाव, अष्टम भाव को आयु भाव, नवम भाव को भाग्य, दशम भाव को कर्म भाव, एकादश भाव को लाभ और द्वादश भाव को व्यय भाव। तो जरूरी नहीं है कि हिंदी में भी याद होना चाहिए, द्वादश भाव माने 12th हाउस भी हो जाता है। जो लोग बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान देना, मिस हो जाएगा। मिस होने के बाद सीरियसली वो बोलेंगे कि क्लियर नहीं हुआ। ये 1.5 घंटा अपने आप को दे दो। हर चैप्टर अपने आप से अलग अलग है, मैं सबको देख नहीं पाता हूं, लेकिन
रिक्वेस्ट है, बिल्कुल ध्यान दो वरना मिस हो जाएगा आपका। फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने पूरी बॉडी को 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट हम करते हैं बालों से लेके आईब्रो से ऊपर, ये हमारा फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस को लग्न भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है, क्योंकि आप देखो यहां से अगर इतने एरिया की हम बात करें तो यहां पर क्या है, ब्रेन, यानी कि हमारा पूरा ब्रेन है, उसके बाद हमारा स्कल, यानी कि पूरी बॉडी का जो हड्डियों का ढांचा है वो यहीं से कनेक्टेड है, पूरी बॉडी। मतलब अगर हम सेल्फ की बात करें, अपने बारे में बात करें, तो फर्स्ट हाउस इज इंपॉर्टेंट हाउस। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन, यानी कि दिमाग, यहां पर ही आता है, सबका यही आता है। वो कहानी होती है कि मैंने ब्रेन को लॉकर में रखा हुआ है, तो रख नहीं सकता ना, तो आता यही है। तो यानी कि फर्स्ट हाउस आपके चरित्र को भी दर्शाता है। क्यों? अगर माइंड के अंदर गलत भावनाएं होंगी तो भी चरित्र वहीं से इंडिकेट होगी। फर्स्ट हाउस आपकी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को दर्शाता है। फर्स्ट हाउस आपके व्यक्तित्व को, यानी कि आपके नेचर को भी दर्शाता है कि पहला भाव आपको कहना क्या चाहता है। इसको समझते हैं कैसे? हमने 9 ग्रह पढ़े और हमने देखा कि जो सूर्य होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट होता है, जिसको आत्मा का कारक बोला गया, जिसको अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोला गया। और राहु को हमने क्या बोला? राहु एक बदमाश प्लेनेट है, राहु इल्यूजन क्रिएट करता है। राहु बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन छलावा है उसके अंदर, इल्यूजन क्रिएट करता है। तो आप देखो जिसकी भी कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस में राहु आ गया, यानी कि उसके ब्रेन में राहु आ गया। और राहु क्या है? गलत विचार। राहु क्या है? शॉर्टकट। बताया था राहु क्या है? इल्यूजन। और ब्रेन रिप्रेजेंट किसको करता था प्लैनेट्स में? सूर्य को। लास्ट क्लास में पढ़ा था। यानी कि सूर्य के जो समान है, जो कारक हैं, उन पर किसका राज हो गया? राहु का। तो इसका मतलब उसने क्या कर दिया? ग्रहण बना दिया कुंडली के अंदर। और अब वो दिमाग से कुछ उल्टी सीधी चीजें करवाएगा, झूठ बुलवाएगा। जिसका भी राहु फर्स्ट हाउस में होता है झूठ बोलता है, मैन्युपुलेटर होता है। इंटेलिजेंट भी हो सकता है लेकिन राहु है ना, इल्यूजन रहता है उसके पास। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो देखो प्लेनेट और हाउस का किस तरीके से कनेक्शन बन गया। प्लेनेट और हाउस का कनेक्शन कैसे बन गया कि जो हाउस हमारे को जो चीज प्रोवाइड कर रहा है, जो एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कर रहा है, प्लेनेट भी उसी के साथ मिलके रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब वीनस की बात करते हैं समझाने के लिए सिर्फ। वीनस क्या था? वीनस लग्जरी का प्लेनेट है, वीनस सेक्स का प्लेनेट है, वीनस भौतिक क्रियाओं का प्लेनेट है। यानी कि फर्स्ट हाउस में कौन आ गया? फर्स्ट हाउस में वीनस आ गया, दिमाग में वीनस आ गया। तो बच्चा जिसकी भी कुंडली में वीनस फर्स्ट हाउस में होगा, उसके मैक्सिमम चांसेस हैं सेक्स अट्रैक्ट करता होगा, ब्रांडेड सामान अट्रैक्ट करते होंगे। लड़का होगा तो उसकी लड़की ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, लड़की होगा तो उसको लड़का ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। एवरी टाइम लग्जरी की बात करेगा, क्योंकि माइंड में क्या? वीनस 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 वीनस। तो प्लेनेट का एट्रीब्यूट और दिमाग, दिमाग से सारी सोच की शक्ति। अच्छा, जिसके माइंड में ये चीज इंपैक्ट करती होगी, आप सोचो उसका स्वभाव भी वैसा बन जाता है ना। स्वभाव कहां से निकला? कहते हैं फर्स्ट हाउस से स्वभाव पता लगता है। स्वभाव कैसे पता लगा? क्योंकि वो प्लेनेट ने आके वहां पर अपना रिस्पॉन्स दिखाया। अब जुपिटर को देखो, जुपिटर क्या ज्ञानवान प्लेनेट है, कूल, शांत। अब जुपिटर जिसके लगन कुंडली में आ गया, यानी कि फर्स्ट हाउस में आ गया, उसकी ब्रेन में जुपिटर है। वो कैसे बात करेगा? वो ठहराव से करेगा, ज्ञानवान बात करेगा, समझदारी की बात करेगा। तो उसका नेचर कैसे लगेगा? कहेंगे यार बहुत शांत है यार। मंगल कैसा था? एनर्जेटिक प्लेनेट था, साहस वाला था, गुस्से वाला था। जिसके मंगल फर्स्ट हाउस में आ गया उसमें गुस्सा होएगा, एग्रेसिव होएगा। तो आप देखो पूरा नेचर का नेचर पूरा लगन बता रहा है। कैसे बता रहा है? मैंने आपको रीजन बताया कि प्लैनेट
और उस हाउस से। अब कोई कहता है, हमारे पास पर्सन आया, कहता है डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि यार मेरे ना दिमाग में यानी कि ब्रेन में क्लॉट्स है या कोई प्रॉब्लम है, सर बहुत दर्द होता है, माइग्रेन का पेन रहता है। तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम है, जो भसड़ मची हुई है ना, वो फर्स्ट हाउस में मची हुई है, वो सेकंड थर्ड हाउस में नहीं मची हुई, वो फर्स्ट हाउस से प्रॉब्लम निकलेगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन का, माइंड का, सर का कारक कौन है? फर्स्ट हाउस। तो ऐसे सॉल्यूशंस निकलेंगे। कोई कहता है 15 साल का था, मेरे बाल उड़ गए थे सारे के सारे। ऐसे कैसे हो सकते हैं? बाल उड़ते हैं लेकिन 15 में थोड़ा उड़ते हैं। कह रहे सारे उड़ गए थे। आओ देखते हैं। तो फर्स्ट हाउस में जाके देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, तो वहां से डायग्नोज होगी दिक्कत। तो फर्स्ट हाउस में क्या हुआ? ब्रेन, स्कल, कंप्लीट बॉडी और अपने सेल्फ के बारे में जो बात करें उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाउस। हिंदी में भी लिखे हुए, चेहरे का रंग रूप, शरीर, चरित्र, आत्मा, बाल, सिर, यश, गौरव, मस्तिष्क, आयु, विवेक, सुख दुख और आत्मविश्वास, अभिमान, मान सम्मान, स्वास्थ्य लाभ और स्वभाव। ये फर्स्ट हाउस हो गया। तो आपको पता लग रहा है कि पहली चीजें कहां से इंडिकेट हो रही। अब बात करते हैं कुंडली के सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में आईब्रो से नीचे और विंड पाइप तक, यहां तक ले लेते हैं। तो हमारे कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स आ जाते हैं? फेस, कंप्लीट फेस, आईज, फॉरहेड, टीथ, दांत, फूड पाइप, लिप्स, चीक, टंग और नोज। बच्चा पैदा हुआ, बोल नहीं पा रहा, तो इसका मतलब प्रॉब्लम सेकंड हाउस में है, फर्स्ट हाउस में नहीं है। फर्स्ट हाउस तो ब्रेन का। फिर तो फेस पे बहुत पिंपल्स आ जाते हैं, बड़े दिक्कत होती है, फेस पे प्रॉब्लम है, फेस पे झुर्रियां जल्दी पड़ रही हैं, एग्जांपल ले रहा हूं, तो प्रॉब्लम सेकंड हाउस से निकलेगी। आंखों में दिक्कत है, सेकंड हाउस से निकलेगी। दांतों में दिक्कत है, सेकंड हाउस से निकलेगी। अब प्लेनेट को समझाते हैं। मान लीजिए राहु फिर यहां पे आ गए सेकंड हाउस में किसी के। राहु किस चीज का प्लेनेट है? नशे का प्लेनेट है। बताया तो ना, गैर परंपरावादी है, प्रोस्टिट्यूशन, कैसीनो, दारू, ये सब राहु का काम है। और सेकंड हाउस में क्या है? मुंह, वाणी। तो जिसका सेकंड हाउस में राहु होगा उसको नशे का शौक होगा जीवन में, चाहे वो लड़की क्यों ना हो, उसका मन करता होगा एक बार ड्रिंक करके तो देखे ना। और ये देश काल पात्र के हिसाब से होता है। यूपी के अंदर गुटखा उटका ज्यादा चलता है ना, पंजाब में वो पटियाला ज्यादा चलता है। तो जहां जो भी चीज चलती है, यानी कि राहु को नशा बोला गया। वाणी, जिसका बुध होगा, बुध क्या था? वाणी का कारक था। और बुध क्या है? कम्युनिकेशन का भी कारक है, यानी कि बातचीत का कारक है। और सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस से बोला जाता है। तो इसका मतलब जिसका बुध होगा और अच्छा होगा, तो सेकंड हाउस के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होंगे। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये सारी थ्योरी चेंज हो जाएगी जब नक्षत्रास की बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको प्लैनेट और हाउसेस के कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। अब बृहस्पति है, बृहस्पति सेकंड हाउस में है तो वाणी अच्छी निकलेगी, है ना, कूलली बात करेगा बंदा, प्रवचन देने का भी आदी होगा क्योंकि मुंह है। मंगल होगा तो मसाले, स्वाद का शौकीन होगा, किचन में भी पड़ा रहता होगा, काम वाम करता होगा। अब सेकंड हाउस में और क्या क्या चीजें, इसको फैमिली की वेल्थ बोला जाता है, फैमिली की एक्यूमुलेटेड वेल्थ और नॉलेज। इसको फैमिली का घर बोलते हैं, कुटुंब का घर बोलते हैं। देखो बच्चा जब पैदा होता है ना, तो सबसे पहला काम, लगन मतलब फर्स्ट हाउस, यहाँ यानी कि यहाँ पर बच्चा आया है समझ लो आप। लगन माने हमें ना, हमारा पूरा बॉडी है। सेकंड हाउस मतलब उसका बिल्कुल नजदीकी घर। तो सबसे पहले डॉक्टर पता है क्या करता है? सबसे पहले बच्चे की नाक दबाता है, उसको श्वास देता है ताकि रोए, वो चिल्लाए। चिल्लाने से क्या होगा? उसके सारे ऑर्गन्स काम करने लग जाएंगे। ये सेकंड हाउस का है। इसका मतलब फैमिली, फैमिली का हाउस है, यहां से उसको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। कुटुंब, कुटुंब को परिवार बोलते हैं। सेकंड हाउस हमारे परिवार को इंडिकेट करता है। हमारे परिवार में जितना धन है वो बच्चों को मिलना ही मिलना। तो एक्यूमुलेटेड यानी कि संचित धन और संचित नॉलेज भी सेकंड हाउस से मिलती है। जिन भी फीमेल्स का राहु सेकंड हाउस में होगा या केतु सेकंड हाउस में होगा, और सेकंड हाउस के वाणी और सेकंड हाउस के कुटुंब, तो इनकी लाइफ में दिक्कत रहती है, ससुराल में है। वो कहते हैं मैं कितना मर्जी मीठा बोलूं, वो सासू के पास जब वो घूम के जाती है ना उसके कान में बात, तो कहती बहुत तीखा बोलती है, तो है बहुत तीखा बोलती है, चाहे वो बेचारी कितना मधुर बोलती है। सेम केतु, क्योंकि राहु में क्या है? गड़बड़ है ना। अब जिनकी कुंडली में होगा उसको ठीक करेंगे। और राहु को सांप बोला गया, कपिल शर्मा वाले बाबा जी के ठुल्लू। तो सेकंड हाउस में अगर आ जाएगा तो क्या करेगा? बैंक बैलेंस पे भी कब्जा कर लेगा।
क्योंकि ये बैंक बैलेंस है, हमारा संचित धन है। तो ये सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट हो। इसके बाद आते हैं थर्ड हाउस के। थर्ड हाउस विंड पाइप से नीचे हमारे चेस्ट की स्टार्टिंग तक लेके चलते हैं। तो हमारे कौन कौन से पार्ट देखो, विंड पाइप आ गया ये वाला, ईयर कान हो गए, नेक, शोल्डर, कॉलर बोन, हमारे हाथ और हमारे बाजू। तो ये सारी चीजें देखो क्या समझ में आ रही है, ताकत, ताकत सारी बाजू में ना, डोले शोले बनाने होते हैं, कंधे ब्रॉड होने चाहिए ना, सारी चीजें। तो पहले दिन का क्वेश्चन याद करो, बच्चे को क्रिकेटर बनाना था है? अभी तक क्रिकेटर बना नहीं है वो, ये बहुत टाइम लगेगा उसको बनने में। तो सूर्य अच्छा होना चाहिए, पहले तो ये कंडीशन आ गई, सन अच्छा होना चाहिए। फिर मास भी अच्छा होना चाहिए, ये कंडीशन आ गई। अब तीसरा घर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तीसरा घर किसका है? बाजुओं का है। तीसरा घर किसका है? ताकत का है। और तीसरा घर में क्या है? विल पावर भी है। अगर थर्ड हाउस अच्छा नहीं होगा तो वो छक्का नहीं मार पाएगा। अगर थर्ड हाउस अच्छा नहीं होगा तो वो बहुत ज्यादा स्टेमिना नहीं क्रिएट कर सकता। थर्ड हाउस को डॉक्यूमेंट का घर भी कहते हैं। थर्ड हाउस आपकी विल पावर भी है। थर्ड हाउस आपका साहस और पराक्रम भी है। थर्ड हाउस को कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। जितना भी कम्युनिकेशन का मेथड होता है, इंटरनेट हो गया, सैटेलाइट हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ये सारा का सारा थर्ड हाउस है। किसी को मीडिया का काम करना है, यूट्यूब का काम करना है, थर्ड हाउस अच्छा होना चाहिए। थर्ड हाउस को छोटे भाई बहनों का घर भी बोला गया। यानी कि छोटे भाई बहनों के बारे में अगर आप डिटेल चाहते हो, मेरे कैसे रहेंगे, हमारे से बनेगी नहीं बनेगी, तो सारा कुछ ये थर्ड हाउस इंडिकेट करेगा। तो साहस, पराक्रम, धैर्य, भाई बहन, आपके पड़ोसी भी थर्ड हाउस इंडिकेट करेंगे। यहां भी प्लान बिठाते हैं। राहु थर्ड हाउस में आ गया तो पड़ोस के अंदर कोई उजड़ा हुआ मकान हो, होता ना कई बार, पुराना वो फटा फूटा सा मकान होगा। शुक्र होगा तो आसपास हो सकता है कोई ब्यूटी पार्लर हो और बहुत सुंदर सी फीमेल रहती हो, सुंदर सा हैंडसम सा आदमी रहता हो। शुक्र दोनों है। कोई टेंटो की दुकान हो सकती है, शादियों से रिलेटेड काम वाला हो सकता है ना? क्योंकि पड़ोस के बारे में, अगर पड़ोसी की बात करेंगे तो थर्ड हाउस है, नेबर्स की बात करेंगे। मेरे को ट्रैवलिंग करनी है, यात्रा करनी है, तो छोटी सारी यात्राएं हम लोग थर्ड हाउस इंडिकेट करते हैं। मीडिया का काम थर्ड हाउस इंडिकेट करते हैं। मेरे कागजों में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कागज तो रखे थे पर खराब हो गए, थर्ड हाउस बताएगा। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, क्योंकि शोल्डर है ना, शोल्डर हो गया, कॉलर बोन हो गया, फिर रीढ़ की हड्डी कनेक्टेड है पूरी उसके साथ, ये थर्ड हाउस बताएगा। ये हाउसेस के एट्रीब्यूट्स हैं। अब आते हैं फोर्थ हाउस के अंदर। चौथा घर चेस्ट, लंग्स, हार्ट, ब्रेस्ट, इनका होता है। बच्चा पैदा होने के बाद कहते हैं सबसे पहला सुख उसको मिलता है मदर फीड, मां का दूध। वो फोर्थ हाउस से मिलता है, इसलिए इस घर को मां का घर भी बोला हुआ, यानी कि ये मदर का घर। मेरी माँ कैसी रहेगी, माँ से धन मिलेगा नहीं मिलेगा, माँ से कैसी बनेगी, माँ बड़ी परेशान रहती है, सारे के सारे आंसर कहां से मिलेंगे? एक तो चौथे घर से और चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा माँ होती है। तो दोनों को एनालिसिस करना पड़ेगा। हमारे व्हीकल, हमारे प्रॉपर्टी, हमारे जितने भी लग्जरी के साधन हैं, सब चौथे घर से पता लगता है। और एजुकेशन का प्राइम हाउस भी चौथा है। मित्र, बंधु, सुख शांति, वाहन, गड़ा हुआ धन, माता, जमीन जायदाद, ये सारी चीजें हमें फोर्थ हाउस से आइडिया लगेगी। क्या मैं मकान ले पाऊंगा, क्या मेरा गाड़ी बन पाएगी, क्या मैंने आईफोन लेना है, ये सारे आंसर्स आपके फोर्थ हाउस। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, हार्ट की दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, फोर्थ हाउस। अब हम आते हैं फिफ्थ हाउस। ये आपको क्लियर होगा ना, हाउसेस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, कुंडली में ये सब घर होते हैं। आपको एक बार कुंडली भी विजिट करवा देते हैं।
ये मैंने अभी की कुंडली बनाई, अभी का चार्ट बनाया। ये हमारा लगन चार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस चार्ट पे अभी हम फोकस नहीं करेंगे, बाद में बताएंगे ये क्या होता है, और किसी चीज पे भी हम फोकस नहीं करेंगे। हमने अभी बात करी देखो फर्स्ट हाउस की, ये सेकंड हाउस की, ये थर्ड हाउस की, ये फोर्थ हाउस की। अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ हाउस की। ये हाउसेज है। देखो यहाँ फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है, सेकंड हाउस ब्लैंक है, थर्ड हाउस ब्लैंक है, फोर्थ हाउस भी ब्लैंक है, यानी कि कोई भी प्लैनेट नहीं है। प्लैनेट नहीं होगा तो उसको राशियों से कंसीडर करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो हाउस का मतलब क्या, इसकी कुंडली के अंदर अगर कोई समस्या है और वो कहता है कि मेरी छोटे भाई बहनों के साथ बनेगी नहीं बनेगी, कुछ कलेश चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका मतलब सारा आंसर थर्ड हाउस से आएगा। साथ में प्लैनेट भी देखेंगे, लेकिन हाउसेस की बात करें तो थर्ड हाउस से आएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस को मैं अपनी लैंग्वेज में कृष्णा बोलता हूं, फिफ्थ हाउस को। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। फिफ्थ हाउस को अपनी लैंग्वेज में मैं कृष्णा बोलता हूं, यानी कि ये हमारा सपोर्ट सिस्टम, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है। हमारी बॉडी पार्ट में सबसे पहले बात करते हैं स्टमक, पेट। आधी बीमारियां स्टमक, और आधी दुनिया नहीं पूरी दुनिया इसी काम में लगी हुई है। स्टमक, सारी बीमारियां इसी से चालू होती हैं। अगर ये कंट्रोल कर लें तो आधी बीमारियां खत्म। हमारी बॉडी का पार्ट लीवर, स्प्लीन, गाल ब्लैडर, पैनक्रियास, ये सारे फिफ्थ हाउस से इंडिकेट होते हैं। फिफ्थ हाउस को एजुकेशन का भी घर बोलते हैं, यानी कि जितनी भी शिक्षा आती है, एजुकेशन आती है, वो फिफ्थ हाउस से आती है। प्राइमरी एजुकेशन फोर्थ हाउस से आती है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन तक जो पढ़ना है वो सब फिफ्थ हाउस से आने वाला है, या क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, सब फिफ्थ हाउस से आने वाला है। देखो एजुकेशन हमारे जीवन का क्या गहना है। जो एजुकेटेड होता है ऑब्वियसली करियर अच्छा होता है उसका, पढ़ा लिखा होता है, एक वैल्यू होती है उसकी। तो फिफ्थ हाउस हमारा एक सपोर्ट सिस्टम। और जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है ना, तब उसको औलाद चाहिए होती है। चाहे लात लात मारे बाद में औलाद, लेकिन औलाद चाहिए होती है, यानी कि उसकी लाठी। तो वो जो संतान है वो भी फिफ्थ हाउस से आती है। सोचो फिफ्थ हाउस सपोर्ट सिस्टम होगा, पहले एजुकेशन देता है, संतान देता है। आपके जीवन का रस जो है ना, रस, कितना आप एंटरटेनमेंट करते हो, कितना घूमते फिरते हो, कितना एंजॉयमेंट करते हो, सब फिफ्थ हाउस देता है। जो मूवीज देखने जाते हैं, हस्बैंड वाइफ पिक्चर देखने जाते हैं, उनका फिफ्थ हाउस अच्छा होता है। कईयों से पूछो ना, मूवी देखी, टीवी पे देख लेते हैं ना। लास्ट कब देखी थी? वो प्रेम रोग देखी थी, कितने साल पहले? वो 30-40 साल पहले। टीवी आ जाती है सारी, वो फिफ्थ हाउस खराब है। क्रिएटिविटी सारी फिफ्थ हाउस से, सारी क्रिएटिविटी फिफ्थ हाउस से। क्रिएटिविटी कैसे? एक बच्चा होता है इंटेलिजेंट, और एक बच्चा होता है वो बड़ा शरारती भी है और पढ़ाई में भी अच्छा है, बदमाश भी है। तो जो क्रिएटिविटी है वो सारी फिफ्थ हाउस से आ रही है। रोमांस का घर भी फिफ्थ हाउस होता है। प्यार मोहब्बत का घर भी फिफ्थ हाउस होता है। अफेयर, लव अफेयर्स, लव मैरिज, ये सारे फिफ्थ हाउस इंडिकेट करें। अब फिफ्थ हाउस की क्रिएटिविटी देखो क्या है। जानू मेरे लिए आईफोन ले आना, अब जानू की सैलरी बेचारे की 40,000 रुपए की है, बट फिर भी ले आता है, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी तो है ना, जो फोन ला रहा है वो। तो फिफ्थ हाउस हमारा धर्म का भी है, हमारा लव का भी है, हमारा रोमांस का भी है, हमारे अफेयर का भी है, हमारी क्रिएटिविटी का भी, हमारी इंटेलिजेंसी का भी है, संतान का भी है, शिक्षा का भी है। देखो कितने सारी चीजें, और पेट का भी है। क्लास खत्म होती, जोमेटो है, फटाफट बर्गर शर्गर एवरीथिंग, फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस को मैं कृष्णा बोलता हूं। कृष्णा क्यों बोलते हैं?
महाभारत के अंदर कृष्ण जी कहते हैं, अरे भाई अर्जुन तुम लेट हो गए। बोले क्यों? वो ले गया सब, दुर्योधन। दुर्योधन सब ले गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं तो निहत्ता हूं। तो कहते मुरली वाले मुझे तो आप ही चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम है। ऐसी पांचवा घर हमारी कुंडली में आप समझ लो सपोर्ट सिस्टम है। जब जब कोई समस्या आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो दोस्त बन के हमारा सपोर्ट करेंगे। ये मेरी अपनी एक कॉम्बिनेशन या मेरे अपनी कुछ रिसर्च है। तो पांचवें घर को और नौवें घर को, यानी कि 5 और 9 लिख के ना गोला मार के रखते। ये धन नहीं देते, ये धन नहीं देते, लेकिन ये इतने अच्छे हैं कि आपके जीवन में जो जो समस्या आएंगी ना, हेल्थ, आयु, जो मेन मेन चीजें हैं, हर जगह ये कहीं ना कहीं चाहिए चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पांचवा और नौवां घर बल्कि मॉरल वैल्यूज भी बनते हैं। मॉरल वैल्यूज होती है नैतिकता। तो अभी तक मैंने किसी हाउस को अच्छा नहीं बोला, सब हाउस के अपने एट्रीब्यूट है, बट 5th हाउस को मैं टिक का निशान लगाता हूं, यानी कि इसे गुड हाउस। और वैदिक ज्योतिष में इनको लक्ष्मी स्थान भी बोला गया, यानी कि एक पहला घर, पांचवा घर, नौवां घर अच्छे माने जाते हैं। वो थ्योरी है, क्यों माने जाते हैं अब आपको सब लॉजिकल पता लगेगा। तो 5th हाउस में स्टमक, लीवर, स्प्लीन, गॉलब्लैडर, पैनक्रियास, चाइल्ड, धर्म, लव और स्पिरिचुअलिटी, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट हमारे पांचवें घर में आते हैं। इसके बाद आते हैं छठे घर, 6th हाउस। इसको मैं बोलता हूं छोटा गुंडा। ये बैड हाउस है, पहला बैड हाउस। छोटा गुंडा, छोटा गुंडा क्या करता है? छोटा गुंडा ना बदमाश नहीं होता, लेकिन वो बदमाशी करने की कोशिश करता है। जैसे ही बड़ा गुंडा उसको सपोर्ट कर देता है, तो छोटा गुंडा भी बदमाश हो जाता है। यही होता है ना। तो ये छोटा गुंडा है। बॉडी पार्ट्स में इसको बोलते हैं इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। हमारे कर्जे, हमारी बीमारियां, हमारे डेप्थ यहीं से आते हैं, और डिवोर्स की शुरुआत भी यहीं से होती है। कोर्ट कचहरी, हमारे एनिमीज, हमारे पालतू जानवर, पेट्स और सर्वेंट, इस घर को बोला जाता है रोग, ऋण और शत्रु का। छठा घर, मैं इसको छोटा गुंडा मानता हूं, आप भी मानोगे थोड़ी देर आगे क्लास में आएंगे। तो छठा घर, छठा घर कंपटीशन का भी होता है। ऐसा नहीं है कि यह होना नहीं चाहिए, सारे घरों के अपने अपने प्लस और माइनस एट्रीब्यूट्स। छठे घर का मतलब यह है कि अगर आपको कंपटीशन में विनिंग लेनी है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। मेरा मेरा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस में और आगे बढ़ना चाहता हूं, तो एवरी कॉम्पिटिटर्स को बीट करना चाहता हूं। मैं सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करना चाहता हूं, वो भी मेरा कंपटीशन है ना। मैं दौड़ लगा रहा हूं, वहां भी मेरा कंपटीशन है। मेरी मूवी आ रही है, उसमें मेरे को लीड करना कंपटीशन है। तो 6th हाउस कंपटीशन का हाउस है। अगर ये अच्छा होगा तो सरकारी नौकरी और सिविल सर्विसेज भी यही क्लियर करवाएगा। नौकर चाकर कितने होंगे? कल को क्वेश्चन आता है कि चोरी होगी, किस नौकर ने चुराया होगा, तो भी छठा का रिस्पॉन्सिबल होगा। सीएम साहब का कुत्ता घूम गया जी, ढूंढो, है ना, टीवी में देखते हैं ना, तो वो भी छठा घर ही है। तो छठे घर से पेट्स के बारे में भी पता लगता है। अब आते हैं हम 7th हाउस। 7th हाउस हमारे जीवन का, हमारे स्पाउस को इंडिकेट करता है, बेटर हाफ है हमारा। अगर मेल की कुंडली है तो 7th हाउस से फीमेल, उसकी पत्नी के बारे में पता लगेगा। और अगर फीमेल की कुंडली है तो 7th हाउस से उसके पति के बारे में पता लगेगा। मेरा स्पाउस कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, ये सारा का सारा आइडिया 7th हाउस से आइडिया लगता है। अगर हम अपोजिट उसकी पार्ट्स की बात करते हैं तो सेक्स ऑर्गन्स, शादी, स्पाउस, बिजनेस का भी कर रहा है, ओपन एनिमी और पार्टनरशिप का, डेली वेजेस का भी कर रहा है। डेली वेजेस का मतलब समझ के, जैसे किराने की दुकान पे डेली काम होता है, सैलरी वालों को तो एवरी मंथ मिलती है। हमारी कंसल्टेशन कंसल्टेशन भी डेली वेजेस में ही आती है। तो 7th हाउस अच्छा होगा, उसके पास कंसल्टेशन अच्छी आएगी। अब थोड़ा प्लेनेट को भी घुमाते हैं, दोबारा से एक बार याद दिलाते हैं कि प्लेनेट भी बैठते हैं ना सारे। अब 7th हाउस जो है उसको बेडरूम भी बोलते हैं, क्योंकि वास्तु वाइज, लाल किताब के वास्तु वाइज इसको साउथ वेस्ट बोला गया, और साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाना चाहिए।
तो ये बेडरूम है। अब देखो बेडरूम के अंदर अगर किसी ने छोटी सी गुरुजी की फोटो लगा रखी है अपने, छोटी सी नन्ही सी गुरुजी की फोटो, तो जैसे ही आप बेडरूम में घुसते हो सबसे पहले ध्यान किस पे जाएगा? गुरुजी पे। गुरुजी, खेल खत्म। यानी कि अब जुपिटर को, प्लेनेट की बात करते, जुपिटर क्या हुआ? जुपिटर अब 7th हाउस में आ गया। जुपिटर जैसे ही 7th हाउस में आया तो ऐसे लोगों को बोलते हैं ज्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ज्यादा कपड़े डोनेट नहीं करने चाहिए, ज्यादा धर्म कर्म नहीं अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाली एक्टिविटीज करने से उनका जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा, और जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा तो वीनस खराब हो जाएगा। इसलिए दान का भी अपना एक महत्व होता है कि किसको कौन सा दान करना चाहिए, ये भी एस्ट्रोलॉजी बताती है। एस्ट्रोलॉजी बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। यानी कि ये जगह किसकी है? ये जगह शुक्र की है, ये जगह मैरिड लाइफ की है। यहां पर अगर जुपिटर भी आएगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। ऐसी मंदिर में मान लो, मंदिर के अंदर छोटी सी सन्नी लियोनी की फोटो लगा रखी, दिखती भी नहीं, इतनी सी लगा रखी, होगी पूजा, सीधा ध्यान सन्नी लियोनी ले लेगी। तो यानी कि जहां पर जुपिटर की जगह है वहां पर अगर वीनस आ गया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यही तो जजमेंट करना है कि आपकी कुंडली में बेस्ट चीज क्या है, वीनस या जुपिटर। तो 7th हाउस किस चीज को बताता है? हमारे स्पाउस के बारे में। हाँ, जुपिटर अगर आ गया 7th हाउस में तो पति या पत्नी बहुत पूजा पाठी होगा, सुबह शाम माला जपने वाला होगा, वो बढ़िया है, लेकिन मैरिड लाइफ तो गई ना। क्योंकि भौतिक सुखों को भी मैरिड लाइफ के अंदर इंडिकेट करते हैं। और यहाँ के अगर पार्ट्स की बात करेंगे तो सारे सेक्स ऑर्गन्स पार्ट्स आते हैं। गायनिकल इश्यूज हो रहे हैं तो 5वां घर भी रिस्पॉन्सिबल है, 7वां घर भी रिस्पॉन्सिबल है। यूरिनल इन्फेक्शन हो रहा है तो 7वां घर रिस्पॉन्सिबल है। वो सारी डिजीज यहां से निकलेगी। अब 7वां घर किस चीज का है? 7वां घर है हमारे जीवन साथी का। चंद्रमा यहाँ पे आ गया। चंद्रमा क्या है? बहुत ब्राइट, चंद्रमा बहुत सुंदर लगता है। तो यानी कि हमारे जीवन साथी की आंखें बहुत सुंदर होगी, सुंदर और स्मार्ट होएगा। और अगर वीनस ही आ गया तो यानी कि वीनस वीनस के घर में आ गया ना एक तरीके से, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन। तो 7th हाउस हमारे अपोजिट। अब बात करते हैं मेरा पार्टनर के साथ कैसा रहेगा, मेरी पार्टनरशिप चलेगी नहीं चलेगी, मुझे पार्टनरशिप करनी नहीं चाहिए नहीं करनी चाहिए, सारे आंसर हमें यहां से पता लगे। कामुकता, विदेश यात्रा, हर्निया, यौन, तलाक, ये सारे के सारे, और चरित्र, हमें 7th हाउस से आइडिया लगे। 7th हाउस में राहु आ गया तो राहु क्या है? इल्यूजन क्रिएट करता है। तो 7th हाउस में राहु आया तो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा, शक शक की बीमारी क्रिएट कर देता है। ये व्हाट्सएप किसका आया बताओ? और मुझे क्या पता? नहीं, तुम्हें पता होगा। तो बिना बात के एक शक जनरेट कर दिया, और वो शक कहां जनरेट होगा? वो आपको ये स्टोरी डिवोर्स में लेके जाएंगे जब हम मैरिज करेंगे ना। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सारे के सारे प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हुए। तो 7th हाउस के एट्रीब्यूट क्या हो गए? 7th हाउस के एट्रीब्यूट हो गए हमारे मैरिज, स्पाउस, बिजनेस पार्टनर, हमारे एनिमीज। एनिमीज भी क्यों? एक बार तलाक शुरू कर दो, ओहो क्या कीचड़ उछलता है। 14 साल पहले तुम्हारी बुआ जी आई थी। अरे 14 साल हो गए यार, नहीं आई थी 14 साल पहले तुम्हारी बुआ। तो ओपन एनिमीज, यानी कि खुल के लड़ाई झगड़ा करने वाली चीजें भी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको वोकैबुलरी? पता है, यही तो क्वेश्चंस के आंसर आने हमारे पास, यही तो लोग प्रश्न लेके आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कहां से मैं निकाल। अब आते हैं 8वें घर में, सबसे डेंजरस घर, बड़ा गुंडा। यानी कि छठे घर को अगर 8वें घर का सपोर्ट मिल गया जिसकी भी कुंडली में, उसके तो उल्टे दिन चालू। यानी कि हरासमेंट और परेशानियां चालू। अब 8वें घर की कुछ ब्यूटी भी बता दें आपको। 8th हाउस में अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं तो हिडन सेक्स पार्ट्स जो होते हैं, अंदर छुपे हुए पार्ट, उनको हम लोग 8th हाउस से इंडिकेट करते हैं। 8th हाउस के पास क्या क्या चीजें देखो, सबसे पहले तो 8वां घर मृत्यु का घर है। 8वें घर को शमशान की भूमि भी बोला गया। और एक बार शमशान को जाता है ना, देखो सोशली जाना पड़ता है,
तो वहां 15 मिनट जाने के बाद आपको पता है क्या लगता है? जीवन बेकार है, निरर्थक है, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, सबकी शान बराबर है। यानी कि मन के थॉट्स कैसे आ जाते हैं? मन के थॉट्स कैसे आ जाते हैं? मन में, विचारों में दिक्कत आने लग जाती है। ये डेथ का घर, क्रॉनिक डिजीज का। क्रॉनिक डिजीज माने कि अब बीमारी मरते दम तक साथ ही रहने वाली, आखिरी दिन भी गोली खानी पड़ेगी। क्रॉनिक डिजीज, ऑब्स्टेकल्स, एक्सीडेंट, डेथ, जीवन की सारी परेशानियां, इंसल्ट, स्कैंडल होने वाला हमारी लाइफ में तो आठवां घर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। डिप्रेशन के लिए भी आठवां घर जिम्मेदार है। अब देखो, हमारे सबकी कुंडलियों में आठवां घर तो मिलेगा ना, ऐसा तो नहीं मिलेगा। कोई घर तो सारे हैं, प्लेनेट भी सारे हैं। जिनके चार्ट में आठवां घर बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होता है और थोड़ा सा गुंडों के साथ होता है, यानी कि छठे घर के साथ या 12वें घर के साथ होता है, उनके जीवन की हालत में दिक्कतें, परेशानियां। और ज्योतिषी क्या करते हैं? उन ग्रहों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम कभी नहीं बोलते कि 100% किसी के ग्रह बदले जा सकते हैं। नहीं तो मेरा तो एक एग्जांपल होता है, एंटीलिया के सामने अपना मकान होता है ना, पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, हम कुछ परसेंटेज ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको आठवें घर का किस्सा बताते हैं। आठवां घर जिसका बहुत एक्टिवेट होगा उसका जीवन अच्छा नहीं, बीमार भी रहेगा, पैरालिसिस की प्रॉब्लम, क्रॉनिक डिजीज। आठवें घर में हिडन साइंस, एस्ट्रोलॉजी भी होती, आठवें घर में अक्कड़ साइंस भी होती। आप जितने भी लोग यहां पर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो ना, ये बिकॉज ऑफ 8th हाउस कर रहे हो, क्योंकि आप सबका आठवां घर एक्टिवेटेड है। अब आप इसको ऐसे समझो कि आपकी लाइफ में अगर आठवां घर एक्टिवेटेड है ना, तो आपको आठवें घर से भगवान बोलेगा भैया कुछ ना कुछ तो मिलेगा मिलेगा। क्या क्या मिल सकता है? देखो, मृत्यु सबको मिलेगी, क्रॉनिक डिजीज, इंसल्ट, स्कैंडल, डिप्रेशन, प्रॉब्लम, दुर्घटना, या फिर ज्योतिष विद्या, या फिर अध्यात्म। ये भी हर कोई नहीं करता। अगर ज्योतिषों की बात करें तो बहुत कम परसेंटेज है, 135 करोड़ के पास बहुत कम लोग हैं अच्छे ज्योतिष। ज्योतिष है ही नहीं ज्यादा। अध्यात्म में कितने लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। ये एक माइंड होता है कि मेरा रुझान आ गया इस तरफ, पता नहीं कैसे आया मेरे दिमाग में, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लग गया। मेरी क्लास में 12वीं क्लास के बच्चे आ रहे, 10वीं को तो मैं मना कर देता हूँ, 12वीं वालों ने जबरदस्ती एडमिशन लिया, उसकी मम्मी ने, नहीं नहीं हम करा लेंगे। मतलब नहीं समझ पाएगा बच्चा, नहीं नहीं बहुत समझदार है। अब इंटरेस्ट आने लगा है। तो ये कहीं ना कनेक्शन है, ईश्वर आपको डालना चाहता है। अब आठवें घर में जिसने एस्ट्रोलॉजी को पकड़ लिया, आप सोचो वो सारा दिन क्या करेगा? वो सारा दिन क्या करेगा? दुनिया की पत्री देखेगा, दुनिया के ग्रहों को देखेगा। वो तेरा राहु यहां बैठा हुआ है, तेरा केतु यहां बैठा हुआ है, किसने देखा नहीं राहु है कहां, केतु कहां, बहुत दूर है। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो रिसर्च कर रहा है, वो रिसर्च कर रहा है, वो रिसर्च कर रहा है। यानी कि उसने अपने अपने जीवन के 4 घंटे 5 घंटे ना प्रॉब्लम में ही निकाल दिए दुनिया की। लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं। अब आप सोचो कि आपके जीवन में 4-5 घंटे प्रॉब्लम के लिखे हुए हैं और आप ज्योतिषी भी नहीं हो, तो आपको डॉक्टर के पास जाना, आपको डिप्रेशन की पिल्स खानी पड़ेगी, आपको कोई बीमारी मिल सकती है, आपको पागलपन के दौरे पड़ सकते हैं। तो आपने क्या किया? आपने इंटेलिजेंट बन के अपने इवेंट की प्लानिंग कर। मैं गारंटी देता हूं जिसको डिप्रेशन हो और वो दवाइयां ना खाता हो, दवाइयां खाने का क्या बॉडी ब्लड के अंदर मिक्सिंग होती है, उनको भी हम कर सकते हैं। क्यों? जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, लो फील करता हो, मेरा कोर्स कर ले, गारंटीड कमिटमेंट वाला, उसका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। मैं एग्रीमेंट पेपर पे सिग्नेचर करके दूंगा उसको। इसलिए नहीं कि मेरे कोर्स से डिप्रेशन चला जाएगा, ना 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 ना। ये कोर्स करने के बाद वो क्या करेगा? तो ज्योतिष करेगा। आपको एग्जांपल बताते हैं। हमने ऑनलाइन में तो अभी आए, ऑफलाइन में हमारी क्लास चलती थी, तो बहुत सारे बैचेस चलते थे, सैटरडे संडे क्लासेस होती थी और बड़ा अच्छा क्राउड होता था। एक छूटती थी, दूसरी आती थी। तो एक लेडी आती थी, गवर्नमेंट जॉब में बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे थी वो, और शादी के तकरीबन 5-6 साल के बाद ही उसका हस्बैंड से ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स नहीं हुआ। अब उसकी बिटिया की भी शादी होगी, वो भी यूएस चली गई, कहीं बाहर चली गई। तो वो लेडी कितने सालों से, समझ लो 30-32 सालों से ना अलग ही रह रही, 30 एक सालों से अलग ही रह रही। अब उसकी
जॉब का भी टाइम आने वाला है, 1 साल रह गए थे, 4 साल रह गए थे जॉब भी जाने। तो वो क्लास में आई, ऐसे बिखरे बिखरे बाल, ऐसे होता ना बिल्कुल जैसे 5 दिन से कोई नहाया ही नहीं हो। मॉल में हमारा ऑफिस, वो अंदर आई, देख के डर गए हम, क्या है, जैसे देखा उसको। मैं बताइए, कहती वो मैंने एडमिशन लिया हुआ। बैठो, आओ। तो पहला दिन इंट्रोडक्शन होता, इंट्रोडक्शन लिए, तो कहती मेरे को डिप्रेशन है। मैं कहा हाँ है, लग रहा है, वो तो शक्ल से ही लग रहा है डिप्रेशन है। रीजन क्या है डिप्रेशन का? दवाइयां लेते हो? कभी ले लेती हो, कभी नहीं लेती हो, तो प्रॉब्लम क्या है? जब उसने अपनी स्टोरी बताई ना, तो किसी को भी डिप्रेशन आ जाए, अकेला लाइफ में बंदा हो, बच्चा चला गया, डिवोर्स हुआ नहीं, चला गया, लेकिन उसकी कुंडली का देखो प्रॉब्लम क्या है, उसने एस्ट्रोलॉजी सीखना क्यों चाहा? कहती क्यों? कहती मैं ना प्रॉब्लम ढूंढना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों आई। तो मैंने कहा आपका डिप्रेशन हट जाएगा, ये मेरा गारंटी है। उसका नाम दिया मैंने डिप्रेशन की दुकान। क्यों बोला? मैं देखना चाहता था कि इसमें हिम्मत है या नहीं, क्योंकि मैं 4 बार डिप्रेशन की दुकान बोलूंगा ना, तो गुस्सा खा के कोर्स छोड़ के चला जाएगा। मैं चाहता हूं ऐसा गंदा आदमी चला जाए जिसके अंदर हिम्मत तो नहीं है करने, है ना, जो रूल्स को फॉलो नहीं कर सकता। जब आपका गुरु कोई आदेश दे रहा है, कोई चीज बता रहा है, तो उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मेंटोर हूं मैं आपका, मेरे को बताना है। मगर डिप्रेशन की दुकान, तो स्माइल करने लगे। तो मैंने कहा आपको 6 महीने, हमारा सी वाला कोर्स 6 मंथ चलता था, आपको 6 मंथ ही कोर्स करना है, और 5th क्लास के बाद मैं आपसे बात करूं। लेकिन अब आपको ये बोलना बंद करेगा कि मेरे को डिप्रेशन। उसने फिर सारे कोर्स किए, सब लोग करते हैं, आप भी करोगे, लाल किताब के सब कुछ किया। देखो आज मैं बताता हूँ, वो मिलती है ना, वो दंडवत प्रणाम करती है, मैं मना करता हूँ, कहती मेरे जीवन के अंदर ना आप एक मसीहा बन के आए हो, उसका रीजन देखो आप क्या है। अब वो गवर्नमेंट जॉब करती है, जॉब से वापस आती है, वापस आने के बाद क्या होता है, उसके घर में अच्छा ड्राइंग रूम है, 40-50 लोग पहले इकट्ठे होते हैं मिलने के लिए। वो फ्री करती, वो एस्ट्रोलॉजी से पैसे नहीं कमाती, जो भी फीस फीस आती है वो यही दे जाती है मेरे पास, कि हम कुछ समाज सेवा करते हैं उसमें लगा देते हैं, एवरी मंथ दे जाती है, इतने इकट्ठे हुए, इतने इकट्ठे हुए, वो दे जाती। कहती मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे ईश्वर की कृपा से अच्छे हैं। अब क्या कहती है? कहती है पहले मेरे साथ ना जीवन में क्या था, मैं अकेली थी, और डिप्रेशन का कारण ही अकेलापन होता है एक्चुअली, और जो खाली बैठता है ना उसको डिप्रेशन होता है। कोई हेरिडिटी वेरिडिटी प्रॉब्लम कुछ होती है, कोई बीमारी है तो एक अलग बात, वो बहुत कम परसेंटेज है। कहती अब क्या होता है? कहती कीर्तन मंडलियां मेरे को ना, अब मेरे को एज ए चीफ गेस्ट बुलाती है। छोटे छोटे कीर्तन होते हैं ना, बड़े बड़े नहीं, रिबन कटवाते हैं, कि दीदी का, कोई आंटी बोलता है, दीदी बोलता है, कोई माता जी बोल देता है, कोई कुछ कहता है, आओ। और उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई है। तो क्या हो गया? अब कहती है सुबह में मेरा ऑफिस में इतना मन नहीं लगता, शाम को ना मेरे को पता है कि 6 बजे से लेके 6:30 से लेके 8:30-9 बजे तक मेरे पास लोग आए होते हैं, मैं उनकी कुंडली देखती हूँ, तो मैं इतना इंटरेस्ट, इतना मजा आता है, और वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक कारण होता है। और जब जब कोई प्रोग्राम होता है ना किसी मंदिर में, और मुझे ऐसे इन्वाइट करते हैं, मैं कुंडलियां देखती हूँ, तो मुझे अब जीने की चाह मिल गई है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, उसके 8वें घर को यहां से निकाल के यहां कन्वर्ट कर दिया। यानी कि 8वां घर उसकी लाइफ में अभी भी है। जिस दिन वो ज्योति छोड़ देगी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। माने आपको भगवान ने बोला है कि भैया तेरे को अस्पताल के चक्कर तो मैं कटवाऊंगा, मान लो कोई आकाशवाणी होगी, तो डॉक्टर बना दो ना उसको। भाई हॉस्पिटल डॉक्टर भी तो रोज जाता है ना। तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, आपने वो चीज कटिंग कर दी। दिस इज इवेंट प्लानिंग टेक्निक। एस्ट्रोलॉजी का यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये पूरा इवेंट प्लानिंग मैंने निकाला, इन्वेंट किया, मैं नहीं बोलूंगा मैंने प्रोड्यूस किया, इन्वेंट किया, कैसे रिसर्च कर। तो 8वें घर में जो लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं, जो लोग अध्यात्म पढ़ रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, खाली ये नहीं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनका 8th हाउस कट जाएगा। कटने का मतलब है कंज्यूम हो जाएगा। तो उनको बाकी प्रॉब्लम से हो सकता है निदान मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन निदान मिल जाए, और ऐसा होएगा, आप देखो। हाँ, लेकिन इसको लंबा रखना पड़ेगा। ये नहीं आपने कोर्स कर लिया तब तक तो 8th हाउस एक्टिवेटेड है आपका, आगे आपको फिर एक प्रैक्टिस पे बना के रखना है, आपको नई नई चीजें करते रहना, ताकि 8वां घर आपके साथ कहीं ना कहीं कन्वर्टेड फॉर्मेट। अब 8वें घर की इनकम देखो, जब इतना भयानक घर है, तो इसकी इनकम क्या है? बिना कमाया हुआ धन, अर्न मनी। क्या होता है? दहेज, डाउरी यहीं से आती है। और जिसको भी डाउरी आती है, क्या उसको जीवन में ताने नहीं मिलते? ऑब्वियसली मिलते हैं। तो इसके साथ देखो नेगेटिव थी गाड़ी। कोई फीमेल आके बोली मेरे को ना 3 करोड़ का इंश्योरेंस मिला है। क्यों मिला है भाई? वो पति चला गया होगा, या गाड़ी का इंश्योरेंस मिला तो गाड़ी चली गई।
मेरे को प्रोविडेंट फंड मिला, ग्रेजुटी फंड मिला, तो नौकरी चली गई, है ना, रिटायरमेंट फंड मिला, इसका मतलब यहां से पैसा भी आता है ना अगर, तो भी अपने सब नेगेटिव लेके आता है। तो ज्योतिषियों का तो पैसा यहीं से आता है, सारा धन यहीं से आता है, 8वें घर से। इसीलिए हमें अपने धन का कुछ परसेंटेज समाज कल्याण में लगाना चाहिए, और इसीलिए हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं चीटिंग करनी चाहिए? आपने किसी को बोला मैं कुंडली फ्री देखता हूं, और 50,000 रुपए की पूजा बता दी, 1 लाख रुपए की पूजा बता दी, तो 8वां घर अब आपने प्रॉब्लम में लिया है। आपने बोला मेरा फीस 11,000 रुपए, मैं इतनी लूंगा, और आपने चीटिंग नहीं करी, दिल से आपने हील करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज लास्ट में आपको बताएंगे कि कैसे करना है, कुछ परसेंटेज आपको कैसे निकालना होता है, किस तरीके से करना है, रेमेडीज में बताएंगे। तो 8वां घर अब आपको बुरे अच्छी तरीके से समझ में आओगा कि 8वां घर क्रॉनिक डिजीज का है, एक्सीडेंट का है, डेथ का है, हिडन साइंस का है, एस्ट्रोलॉजी का है, अनअर्न्ड वेल्थ डाउरी का है, पीएफ इंश्योरेंस और अकल्ट साइंस, यानी कि किसी भी टाइप की गूढ़ विद्या का है। तो क्यों ना गूढ़ विद्या ले लें। तो जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी फील्ड में बढ़िया तरीके से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, विश्वास करना, उनका 8वें घर की काट हो जाती है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर हमने अपने जीवन के 8वें घर की काट कर ली तो बहुत बड़ी काट कर। हमें ये नहीं कह रहा कि कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं आएगी, भाई देखो आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो और भी एक्स्ट्रा मिलती है। और जब जब आप कुंडली देखोगे ना, आप विश्वास करना, आपके पास फोन आएगा। फोन आया, वो कैंसर का 4th स्टेज डिडक्ट हुआ है, डॉक्टर ने बोला 2 महीने के मेहमान है, डॉक्टर ने बोल दिया उसको 2 महीने के मेहमान है, वो फिर भी हमें कॉल कर रहा है। क्यों? हमारे किसी वेल विशर ने बोला कि यार एक बार आचार्य जी से बात कर लो, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, उसका विश्वास देते। और हम क्या करते हैं? हम उसको डेट ऑफ बर्थ टाइम मांगते हैं। हम मजाक नहीं करते, हम देखते हैं कि यार 8वें घर में कौन सा ऐसा प्लेनेट आया हुआ है, कौन 6, 8, 12 कनेक्ट तो नहीं हो रहे, तो प्रॉब्लम तो है। तो हम भी प्रयास करते हैं डॉक्टर की तरीके से कि इसके 8वें घर की काट करते हैं ना, 12वें घर की काट करते हैं, क्या पता बच्चा। विश्वास करना मिरेकल होते हैं, विश्वास करना। तो जब आप उसकी प्रॉब्लम को सुनते हो, सर भारी हो जाता है, और उसकी प्रॉब्लम को सुन के जब 8वें घर में आप घुस जाते हो, तो भगवान कहता है 8वें घर में एंटर हो तो क्या वैसी पागल है, मैं इसको क्या पागल। तो आपकी काट है। ये रिसर्च मैंने बहुत सारे सम्मेलन पे रखी, तो लोगों ने बहुत इसको माना। तो 8th हाउस हमारी लाइफ का सबसे डेंजरस है, लेकिन हम उसको बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं टूवर्ड्स अकल्ट साइंस। कोई भी साइंस, मैं खाली ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, कोई भी अकल्ट साइंस। अब आते हैं 9वां घर, 9th हाउस। 9th हाउस बॉडी पार्ट में हिप जॉइंट, और हिप जॉइंट से नीचे थाइज वाला, जो थाइज कह लो, जो नीचे पार्ट होता है घुटने तक पीछे, कहते हैं बोन मैरो भी यहीं से निकलता है। यानी कि जब मेडिकल सेक्टर फेल हो जाता है, कहते हैं ना बोन मैरो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो यहीं से निकलता है। 9th हाउस को बोलते हैं भाग्य का घर। 9th हाउस को बोलते हैं फादर का घर, जब तक बच्चा डिपेंडेंट है। देखो, माँ की भूमिका तो बहुत खतरनाक होती है, इसमें तो कोई राय नहीं है ना, माँ से बड़ा कोई है नहीं, लेकिन बाप का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे? मान लो आप एक सीढ़ी से गिर जाओ ना, निकलेगा उई माँ, और रोड पार कर रहे हो और बहुत बड़ा ट्रोला आ गया ना आपके आगे, और आप बच गए, तो बाप रे बच गए। तो बाप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचाता है, तो माँ छोटी छोटी प्रॉब्लम से बचाती है। तो 9th हाउस को मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपका भाग्य और आपका सारा सिस्टम जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं फादर से मिलता है। क्योंकि वो गोत्र वोत्र ये सारी चीजें जो आ रही हैं, सब 9th हाउस से आ रही है। और भाग्य का मतलब क्या है? कि बच्चा अगर अच्छे घर में पैदा हुआ, जहाँ संस्कार अच्छे हैं, जहाँ सब कुछ अच्छा है, एजुकेटेड फैमिली है, पैसे खर्च कर सकते हैं पढ़ाने में, तो उसका भाग्य अच्छा, लक अच्छा। तीर्थ यात्रा भी 9th हाउस, लंबी यात्रा भी 9th हाउस, हायर एजुकेशन भी 9th हाउस है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी 9th हाउस है। ये सारी चीजें क्या करती हैं? देखो, ये भी तो सब हमारी, जैसे 5th हाउस सपोर्ट था, तो ये हमारी लाइफ का क्या है? बेस। इसका बेस बढ़िया होगा, उसको आधी चीज तो वैसी मिल गई ना। तो 5वां घर और 9वां घर करामाती हाउस, और लक तो सबको चाहिए, इसमें कोई दुराई नहीं। और बच्चा जब तक डिपेंडेंट है, यानी कि खुद अभी कमाने नहीं लगा, तब तक यहां से फादर का घर देखा जाता है। तो पिता, दान, गुरुओं की सेवा, तीर्थ यात्रा, धर्म, संन्यास, ये सब हमारा 9th हाउस से आता है। कहते हैं ना,
यार एक मूवी देखने के लिए गए, वहां पर 30 ही लोग बैठे थे, तो अनाउंस किया कि आज के 30 लकी विनर्स को गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो 29 को मिल गया, 30वां आते थे कह रहे वो एक खराब हो गया, घर पहुंचा देंगे आपका, यानी कि भाग्य खराब था, 30 ही थे, 30 ही लोग थे, 29 को मिला, मैं रह गया। ये 9th हाउस की प्रॉब्लम है, या 9th हाउस को सेट करना पड़ेगा। और अभी जो आप एजुकेशन ले रहे हो ना, या हायर एजुकेशन, तो ये भी कहीं ना कहीं 9th हाउस से। अब आते हैं 10th हाउस। ओहो, इसकी भी ब्यूटी बताते हैं आप। हम अपने जीवन का मैक्सिमम टाइम इसी घर में बिता देते हैं। ये हमारा कर्म स्थान, करियर का स्थान है, नौकरी, जॉब, बिजनेस। ब्रह्मा जी जब ये सब चीजें बना रहे थे, त्रिदेव सब बना रहे थे ना, ऐसा मेरा मानना है, सब किसी किताब में लिखा हो, तो उन्होंने सारे घर फिक्स कर दिए। पहला घर लग्न, दूसरा घर कुटुंब, तीसरा घर छोटे भाई बहन का, चौथा घर माँ का, पांचवा घर सपोर्ट सिस्टम का, बच्चे का, शिक्षा का, छठा घर रोग ऋण शत्रु का, सातवां घर स्पाउस का, पार्टनर का, आठवां घर क्रॉनिक डिजीज का, मृत्यु का, नौवां घर लक का, 10वां घर कहते हैं ये बंदे का कर्म स्थान। कर्म स्थान माने एक ही घर आपके पास ऐसा है जो नारायण कहता है अपने आप बना लो। यानी कि अगर आपकी कार्मिक थ्योरी अच्छी होगी तो पूरी कुंडली इससे चमक जाएगी, और अगर आपकी कार्मिक थ्योरी खराब होगी तो सारे ग्रह खराब हो जाएंगे। तो 10th हाउस में क्या होता है? आपका नेम, आपका फेम, आपका स्टेटस, ये सब आपको 10th हाउस बताता है। जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अब फादर के बारे में जानना है तो 10th हाउस बताएगा। हमारे लेग्स और नी पॉइंट, घुटने के बारे में 10th हाउस बताएगा। हालांकि 10th हाउस शादी के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं अच्छा होता? देखो, जिसका भी स्टेटस बहुत ज्यादा होता है ना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसको मैरिड लाइफ के लिए, फैमिली के लिए टाइम नहीं होता। ये सच्चाई है। IIM अहमदाबाद के पास आउट पति पत्नी जिनकी सैलरी 1-1 करोड़ रुपए है, वो बच्चे के PTM पे नहीं जाते, वो डाल देते हैं हॉस्टल में। क्यों? नहीं, टाइम ही नहीं है उनके पास। और जो पेरेंट्स बच्चों को पाल रहे हैं उनकी पेटीएम में भी जाते हैं, सब्जी लेने भी जाते हैं, इसका मतलब उनका 10th हाउस बहुत प्रॉब्लम। ये सच्चाई है। जो जितना बड़ा प्रोफेशनल होगा उसका 10th हाउस उतना स्ट्रांग होगा, तो मैरिड लाइफ उतनी वीक हो जाएगी। ये राज आपको मैरिज क्लास में खोलेंगे। तो 10th हाउस मतलब हम कितना काम करेंगे, हमारा स्टेटस क्या है, हम कौन सा काम हमें करना चाहिए। मैं IT सेक्टर में 20 साल लगा दिए, अच्छा काम किया, मेरी कंपनी आज भी बहुत अच्छा काम कर रही, बट मैं बना ही एस्ट्रोलॉजी के था, मुझे पता ही नहीं था। तो यानी कि 10th हाउस में अगर आप अपने मन मुताबिक काम करेंगे ना, तो आपका स्टेटस में बहुत अच्छा चलेगा। और यहां गड़बड़ है अगर, तो इसका मतलब काम धंधे में गड़बड़। और कार्मिक थ्योरी में अगर आपने गड़बड़ रखी है, तो इसका मतलब आपने 10th हाउस अपना खराब कर। फादर, जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, फेम, नेम, पोजीशन, लेग्स और नी जॉइंट, इसे मैं भी टिक का निशान देता हूं। आज कलयुग के हिसाब से इट्स ए वेरी गुड हाउस, क्योंकि सबको चाहिए। 11वां घर, वेरी वेरी गुड हाउस। 3 टिक्के लगा दो, 1 2 3। 11वें घर को बोलते हैं गेन का घर, लाभ का घर, इच्छा पूर्ति का घर, रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स। इसकी भी स्टोरी बताते हैं आपको। रावण से बड़ा विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं आया। रावण से बड़ा विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं आया, सबको पता है, अपार शक्तियां थी उसके पास। मेघनाथ होने वाला था, तो रावण ने क्या किया? रावण ने सारे ग्रहों को बंदी बनाया और एक इमेजिनरी कुंडली बनाई, और 11वें ग्रह के अंदर सारे प्लेनेट को डाल दिया। यानी कि मेघनाथ की कुंडली के अंदर सारे ग्रह 11वें घर में आ जाएंगे, यानी कि जो चाहेगा मिलेगा, जो चाहेगा मिलेगा, जो चाहेगा। शनि महाराज जी जो है ना, वो कर्म फल दाता है। तो शंकर जी नहीं बच पाए उनसे, तो रावण क्या चीज है, लेकिन रावण बहुत शक्तिशाली। तो जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, तो उसने वो अपना पूरा प्रेशर लगा के एक टांग 12वें घर में रखी। 12वां घर होता है अकाल मृत्यु का, लॉस का, भी बताएंगे आप। इसीलिए मेघनाथ को अकाल मृत्यु का वरदान मिला, नहीं तो वो मरने वाला नहीं था, वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं था। 11वां घर का मतलब है आपको जो भी सुख चाहिए,
जो भी डिजायर्स हैं आपकी, गेन, रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, एल्डर ब्रदर, वो सब यहीं से मिलेंगे। जिनकी कुंडली में 11वां घर बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, उनके गेन बहुत होते हैं। जिनकी कुंडली में 10वां घर और 11वां घर कनेक्टिंग होता है, ओहो, राजयोग, स्टेटस और गेन, स्टेटस और गेन। ये किसका होगा? जिसका जॉब और बिजनेस बढ़िया होगा और साथ में इनकम भी बहुत अच्छी होगी। तो 10-11 लिख के गोला लगा दो। अंत में सब कहेंगे सर यही दिला दो ना। ये मेरे को दिलाना आता होता तो मैं 1-1 करोड़ रुपए की कंसल्टेशन करता ना, तब भी सब दे देते मेरे को। तो 10-11 मतलब बल्ले बल्ले, लिख लो बल्ले बल्ले। इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ये 10-11। अभी ढूंढेंगे आपकी कुंडली में क्या क्या है। तो 11 माने गेन और 10 माने स्टेटस। लेकिन स्टेटस और गेन जब इकट्ठा हो गए तो मजा आ गया। अच्छा, कई बार 11 नहीं होता, स्टेटस होता है। तो जैसे कोई मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसकी साइन की वैल्यू बहुत ज्यादा, यानी कि पुल बन रहा है तो मंत्री जी को भी साइन करवाना पड़ेगा। बेचारे की सैलरी कितनी है? 40,000 रुपये है। स्टेटस बहुत है लेकिन गेन नहीं है उसके पास। और आईएएस ऑफिसर, स्टेटस भी और गेन भी। तो समझ गए आईएएस कैसे बनेगा जब तक 10-11 नहीं होगा, नहीं बनेगा। कोई पिक्चर बहुत बढ़िया चल जाती है, कोई पिक्चर नहीं चलती, वही हीरोइन होती। तो 10-11 जिस समय जिसकी पीरियड में काम कर रहा होता है तो बल्ले बल्ले। तो 11वां घर इज ए वेरी वेरी वंडरफुल हाउस। ईश्वर ये सबको दे, बट इसी की वजह से लगे हुए हर चीज के। अब आते हैं 12वें घर, हमारा लास्ट हाउस। बॉडी पार्ट में फीट। हमारी जीवन के सारे एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? हमारे जीवन के एक्सपेंसेस होते हैं हॉस्पिटल के, लिटिगेशन, कंपनी बर्बाद होगी, एनपीओ होगी, सब कुछ खत्म हो गया। इसको बोलते हैं व्यय स्थान, यानी कि लॉस का घर। और इसको बोलते हैं सुपर गुंडा, यानी कि डॉन है। तो सोचो, छोटा गुंडा मने 6 नंबर, बड़ा गुंडा मने 8 नंबर, और इनका बाप मने 12 नंबर। जब ये 6, 8, 12 इकट्ठे होते हैं तो लिख लो थल्ले थल्ले, यानी कि अब डाउन 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 डाउन। और 10-11 मतलब बल्ले बल्ले, ऊपर जाना ऊपर जाना ऊपर जाना है, पंजाबी में कहते हैं बल्ले बल्ले। तो 6, 8, 12 माने लॉस, 6, 8, 12 माने सुपर लॉस। 6, 8 आएगा तो फिर भी सिचुएशन समझ जाएगी, और 6, 8 के साथ 12 आएगा तो लॉस बुक कर देगा। 12वां घर को विदेश यात्रा भी बोलते हैं, विदेश में सेटलमेंट भी बोलते हैं। जैसी मेरे को ये बात पता लगी कि 12वां घर को विदेश यात्रा बोलते हैं, जिसकी दशा खराब है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिसकी दशा के अंदर छोटा सा प्रत्यंतर दशा खराब आ रही है ना, यानी कि छोटे टाइम के लिए खराब आ रही है, तो मैंने उसको क्या बोला, यार देख, लॉस तो तेरा होना ही होना, क्यों ना विदेश यात्रा कराए। तो विदेश यात्रा में भी पैसा तो लगेगा ना, बाहर जाएगा, खर्चा आएगा, टिकट बुक कराएगा, जाएगा, 4-5 दिन लगा के आएगा, दुबई भेज दो, बैंकॉक भेज दो। तो उससे क्या हो गया कि 12वां अगर आपको जो प्रॉब्लम देने वाला था ना, आपने वही खर्चा अपनी खुशी पे लगा लिया। बाहर जाके घूम तो आओगे, हॉस्पिटल में एक स्टंट के ऊपर लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये इवेंट प्लानिंग टेक्निक आगे करेंगे। तो 12वां घर को फिर करते हैं। 12वां घर हमारा लॉस इसके, फीट, हिडन साइंस, हिडन एनिमी, डेथ, डेथ का घर भी है जैसे 8वां था और 12वां था। एक्सपेंसिस, मोक्ष का घर भी है, जेल और हॉस्पिटलाइजेशन के लॉसेस। ये हमारे 12 घर कंप्लीट होते हैं। 12th हाउस की पूरी समरी कंप्लीट होती है। और ये सारे हाउसेस के साथ जब प्लैनेट बैठता है, नक्षत्र बैठता है, तब हमारी कुंडली के अंदर इंडिकेट होता है कि अब हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन शायद किसी के होंगे नहीं, क्योंकि अभी लर्न नहीं करना है। फिर भी किसी को 10-1 मिनट है, कोई बात करनी है तो अनम्यूट करके फिर बात करेंगे। हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर, शालिनी बोल रही हूँ। To learn modern predictive astrology online in easy way, join Acharya Lokesh Dhameja, Gurukul of Astrology Science. Call